नमस्कार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बासंती हिंदी सामान्य कक्षा 10 पाठ 2 संस्कृति का स्वरूप भाग 2। क्योंकि भाग 1 में हमने पढ़ा था लेखक परिचय और केंद्रीय भाव, इससे पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे पाठ का विस्तार, संस्कृति का स्वरूप। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। सांस्कृतिक कार्य के छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बन जाता है। संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। कल हमने पढ़ा कि संस्कृति हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य का सर्वांगीण विकास करती है। संस्कृति हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ानी होती है। सांस्कृतिक कार्य, हम जब छोटा सा सांस्कृतिक कार्य करते हैं तो वो भी हमारे लिए कल्प वृक्ष की तरह फलदायी हो जाता है। कल्प वृक्ष के बारे में जनश्रुति है कि इस वृक्ष से जो भी हाथ लगाता है या इसको जो भी छूता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, इस प्रकार की जनश्रुति है। अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनंद के लिए हमें अपनी संस्कृति की शुद्ध लेनी चाहिए। संस्कृति की शुद्ध इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि वो संस्कृति है, बल्कि हमें समझना चाहिए कि जीवन की उन्नति, विकास और आनंद सब संस्कृति की ही देन है। आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक हैं उनसे कम महत्व संस्कृति संबंधी कार्यों का भी नहीं है। दोनों एक ही रथ के पहिए होते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं, यह हमें समझना चाहिए। अगर हमारे लिए धन यानी अर्थ आवश्यक होता है, उतनी ही आवश्यक हमारे लिए हमारी संस्कृति भी होती है। एक के बिना दूसरे की कुशल नहीं होती। अगर संस्कृति है, धन नहीं है तो भी कुशल नहीं है, और धन है, संस्कृति नहीं है तो भी हमारी कुशलता नहीं है। जो उन्नत देश हैं वे दोनों कार्यों को एक साथ संभालते हैं, यानी जिनने इस बात को समझ लिया है कि अर्थ और संस्कृति दोनों बराबर चाहिए, वे अब अपने देश की उन्नति कर चुके हैं। वस्तुतः उन्नति करने का यही मार्ग है। मन को भुलाकर केवल शरीर की रक्षा पर्याप्त नहीं है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार से विकास करती है। संस्कृति मनुष्य के तीनों कालों को सुधारती है। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। संस्कृति हवा में नहीं रहती, उसका भी मूर्त रूप होता है। संस्कृति ऐसा नहीं है संस्कृति सिर्फ सुनी जाती हो, संस्कृति को महसूस किया जाता है, उसका भी मूर्तिमान रूप माना गया है। जीवन के नानाविध माने अनेक प्रकार, जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति होती है। जब विधाता ने सृष्टि बनाई तो पृथ्वी और आकाश के बीच का विशाल अंतराल नाना रूपों से भरने लगा, क्योंकि पृथ्वी और आकाश के बीच में जो अंतर था उसे किससे भर दिया ईश्वर ने? सूर्य, चंद्रमा, तारे, मेघ, ऋतुएं, उषा, संध्या आदि अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में भर गए। ये देव शिल्प थे। देव शिल्पों से प्रकृति की संस्कृति भुवनों में व्याप्त हो गई। इसी प्रकार मानवीय जीवन के उषा काल की हम कल्पना करें और उसका आकाश मानवीय शिल्प के रूपों से भरा गया। इस प्रयत्न में सहस्त्रों वर्ष लगे। यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन है। जितना भी जीवन का ठाठ है उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के दीर्घकालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई है। संस्कृति का जो विकास है वो परिवर्तन है। जीवन का ठाठ, उसकी सृष्टि, जितनी भी जीवन के ठाठ हैं उसकी सृष्टि, उसका निर्माण मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के खूब लंबे समय तक किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई है। मनुष्य जीवन रुकता नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। मनुष्य का जो जीवन है वो नहीं रुकता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। हमने अभी केंद्रीय भाव में पढ़ा कि संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला उसी के अंग होते हैं। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला ये सब हमने काय के अंग पढ़े थे? संस्कृति के। संसार में देश भेद से अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, उनकी संस्कृतियां भी अनेक हैं। यहाँ नानत्व अनिवार्य है, यानी विविधता अनिवार्य है। वह मानवीय जीवन का झंझट नहीं है, उसकी सजावट है। किंतु देश और काल की सीमा में बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध किसी एक संस्कृति से ही संभव है। यानी अगर हम मान लें कि हम सभी की संस्कृति को पसंद करने लगे तो हमारा जीवन फिर एक नानत्व में फंस कर रह जाएगा।
हमें क्या करना है, अपनी एक संस्कृति को बचा के रखना है और उसी संस्कृति से संबंध स्थापित करना है। वही हमारी आत्मा और मन में रमी हुई होती है और उनका संस्कार करती है। यूँ तो संसार में अनेक स्त्री और पुरुष हैं। अब उदाहरण सुनिए, यूँ तो संसार में अनेक स्त्रियां और पुरुष हैं, पर एक जन्म में जो हमारे माता पिता बनते हैं उनके गुण हम में आते हैं और उन्हीं को हम अपनाते हैं। ऐसे ही संस्कृति का संबंध होता है। अब जैसे संसार में अनेक स्त्री और पुरुष हैं, लेकिन हमारे माता पिता जो हमें संस्कार सिखाते हैं हमें वही सीखने होते हैं, उन्हीं से हम अपने आप को अपनाते हैं, अपने लिए अपनाते हैं। ऐसे ही संस्कृति का भी संबंध होता है। वो सच्चे अर्थों में हमारी धात्री होती है। इस दृष्टि से वह संस्कृति हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है। ये मैंने आपको पहले समझाया था। इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने विचारों को किसी प्रकार संकुचित कर लें, सिकोड़ लें। सच तो यह है कि जितना अधिक हम एक संस्कृति के मर्म को अपनाते हैं उतने ही ऊंचे उठकर हमारा व्यक्तित्व संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मों, विचारधाराओं, संस्कृतियों से मिलने और उन्हें जानने के लिए समर्थ और अभिलाषी बन जाता है। हम जितना अपनी संस्कृति को समझते हैं उतने ही हम दूसरे मनुष्यों की संस्कृति का आदर करना सीख जाते हैं। अपने केंद्र की उन्नति बाह्य विकास की नींव होती है। अगर हम अपने केंद्र की उन्नति करते हैं तो समझ जाइए बाह्य विकास हो रहा है। क्योंकि कहते हैं घर खीर तो बाहर खीर, एक घर में एकादशी तो बाहर भी सब सूना। घर खीर तो बाहर खीर, अर्थात अगर घर में संपन्नता है तो बाहर भी संपन्नता होगी। घर में एकादशी तो बाहर भी सूना। अगर घर में संपन्नता नहीं तो बाहर भी सब सूना दिखाई देगा। एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की हो जाती है तो हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है, माने हमारे मन को बढ़ावा मिलता है, हमारी उदारता का भंडार भर जाता है। संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक होती है। संस्कृति की बात करें तो जीवन के लिए परम आवश्यक होती है। राजनीति की साधना उसका केवल एक अंग है। संस्कृति, राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर दोनों से विस्तृत मानव मन को जन्म देती है। ये जो संस्कृति है वह संस्कृति के प्रचार, ज्ञान और साधना से संभव है। संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन भी करती है, यानी संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक होती है। राजनीति के साधना उसका केवल एक अंग होता है। संस्कृति, राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर चलती है। ठीक है, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों को संस्कृति समेटी रहती है। राजनीति में स्थायी रक्त संचार केवल संस्कृति के प्रचार, ज्ञान और साधना से संभव होता है। अगर राजनीति भी की बात करें तो उसमें भी संस्कृति के प्रचार, ज्ञान और साधना की जरूरत होती है। संस्कृति जीवन के वृक्ष का भी संवर्धन करने वाला रस होती है। राजनीति के क्षेत्र में तो उसके इने गिने पत्ते ही देखने में आते हैं। संस्कृति है वो राजनीति के क्षेत्र में उतने ही दिखाई देती है। अथवा यूं कहें कि राजनीति केवल पथ की साधना है, संस्कृति उस पद का साध्य होता है। साध्य और साधन यानी साधना। भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है। अब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है। इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगर हम ये कहें देश स्वतंत्र हुआ है, अब हम अपने अनुसार चल सकते हैं, तो जीवन का जो भी नवीन रूप हमें प्राप्त होगा वह अकस्मात अपने आप आ गिरने वाला नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमें जीवन अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम अपने आप ही समृद्ध हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए जानबूझकर निश्चित विधि से हमें प्रयत्न करना होगा। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना ही है। ये हम पहले लाइन को हमने समझाया था। उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक होता है। अगर आपको चाहिए कि आपकी संस्कृति आगे बढ़े तो आपको बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करने चाहिए। देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं। देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक होते हैं। इस देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बहती आई है। हम उसका सम्मान करते हैं। देश की जो संस्कृति है वो प्राचीन काल से हमारे पास तक आई है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। किंतु उसके प्राणवत तत्व को अपना ही कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें संस्कृति का जो महत्व है, अगर हम उसे अपना लें तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। उसका जो जड़ भाग है, उस गुरुतर बोझ को यदि हम ढोना चाहें तो हमारी गति में अड़चन उत्पन्न हो सकती है। अगर हम उसके भार को ढोना चाहें तो उसमें अड़चन भी उत्पन्न हो सकती है। निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है। अगर आगे बढ़ना है, ये मानव जीवन का वरदान है। व्यक्ति हो या राष्ट्र, जो एक पड़ाव पर टिका रहता है उसका जीवन भी ढलने लगता है। ये बात सत्य है। अगर व्यक्ति एक जगह रुक जाए तो वो ढल जाएगा, राष्ट्र एक जगह रुक जाए तो वो ढल जाएगा।
इसलिए चैरेवती चैरेवती की धुन जब तक राष्ट्र के रथ चक्रों में गूंजती रहती है। चैरेवती चैरेवती माने धीरे चलो माने कि रुको मत, चलते रहो, की धुन जब राष्ट्र के रथ चक्रों में गूंजती रहती है तभी तक प्रकृति और उन्नति होती है। जब तक धीरे धीरे व्यक्ति गतिमान रहता है तब तक वो उन्नति करता है। जैसे ही वो एक पड़ाव पर टिक जाता है उसकी गति रुक जाती है, अन्यथा प्रकाश और प्राणवायु के कपाट बंद हो जाते हैं और जीवन रुद्ध हो जाता है। और जीवन रुद्ध होने के बाद हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। हमें जागरूक रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा मन परकोटा खींचकर आत्मरक्षा की साध करने लगे। ऐसा नहीं हो कि हमारा मन एक सीमा रेखा खींच ले जिसमें हमें सिर्फ आत्मरक्षा की ही साध करनी पड़े। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि होती है। पूर्व और नूतन जहाँ नया पुराना मिलता है वहीं संस्कृति की उपजाऊ भूमि कहलाती है। ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में कहा गया है कि नए और पुराने ऋषि दोनों ही ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं। पहले भी उन्होंने ज्ञान की उपासना करके कुछ नियम बनाए थे, संस्कृति बनाई थी, और आज के ऋषि मुनियों ने भी अग्नि रूपी उपासना करके कोई संस्कृति का निर्माण किया है। यही अमर सत्य है। कालिदास ने गुप्त काल की स्वर्ण युगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा था कि जो पुराना है वो केवल इसी कारण अच्छा नहीं माना जा सकता, जो नया है उसका भी इसलिए तिरस्कार करना उचित है। क्या हम पुराने को सिर्फ इस प्रकार कह के छोड़ दें कि पुराना है इसलिए छोड़ो, नया है इसलिए अपना लो? नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने और नए को दोनों को अपनी बुद्धि की कसौटी पर तौलना चाहिए। फिर उसमें से पुराने में से रूढ़िवादिता हट जानी चाहिए। नए में से जो हमारा विकास करने में सहायक है हमें उसे अपना लेना चाहिए। ये हमारे लिए कर्म करने की भावना है। बुद्धि मान दोनों को कसौटी पर कसकर किसी एक को अपनाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जो मूढ़ हैं, जो बुद्धिहीन हैं, उनके पास घर की बुद्धि का टोटा होने के कारण, जब कोई मूढ़ है यानी जिसे खुद ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते वो मूढ़ है, जो मूढ़ है उसके पास अपनी बुद्धि का तो टोटा होता है और वो दूसरे के भुलावे में आसानी से आ जाता है। गुप्त युग के ही दूसरे महान विद्वान श्री सिद्धसेन दिवाकर ने कुछ इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए। उद्गार माने विचार प्रकट किए थे। क्या कहा था? जो पुरातन काल था वो मर चुका, जो पहले का था वो मर चुका है, वह दूसरों का था। आज का जन यदि इसको पकड़कर बैठेगा तो वह भी पुरानी और पुरातन की तरह मृत हो जाएगा। यानी कि जो पूर्व रूढ़ियां थी वो उन्हीं लोगों के साथ चली गई। अब अगर हम उन रूढ़ियों को पकड़कर बैठेंगे तो हम भी मृत हो जाएंगे। इसलिए हमें उन पुरानी रूढ़ियों को छोड़ देना चाहिए। पुराने समय के जो विचार हैं वे तो अनेक प्रकार के हैं। कौन ऐसा है जो भली प्रकार उनकी परीक्षा किए बिना अपने मन को उधर जाने देगा? ऐसा कोई भी नहीं होता। अगर वो विचारों का धनी है तो पहले वो उसकी कड़ी परीक्षा लेगा, तब जाकर के उसे उसके पास मन को जाने देगा। अथवा जो स्वयं विचार करने में आलसी है वह किसी निश्चय पर भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो खुद तो कुछ सोचता नहीं, दूसरों के भरोसे रहता है। जिसके मन में सही निश्चय करने की बुद्धि होती है उसी के विचार प्रसन्न और साफ सुथरे रहते हैं। यदि वो खुद सोचने में सक्षम है तो उसके विचार हमेशा साफ सुथरे और उसका मन प्रसन्न रहेगा। जो यह सोचता है कि पहले आचार्य और धर्मगुरु जो कह गए वो सब सच्चा है, उनकी सब बात सफल है और मेरी बुद्धि या विचार शक्ति टुटपुंजिया है। अगर हम ये सोचें कि पुराने गुरु महात्मा जो हमें कहकर गए हैं केवल वही बात अच्छी है और उसी से हमें सफलता मिलेगी, तो और बाकी आज जो लोग सोच रहे हैं वो टुटपुंजिया हैं, यानी ऐसे ही हैं, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि ऐसा बाबा के प्रमाण के ढंग पर सोचने वाला मनुष्य केवल आत्मनन का मार्ग अपनाता है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि नहीं ये इसलिए एक सत्य है क्योंकि पूर्वज कह गए, ये इसलिए सत्य है क्योंकि धर्मगुरु कह गए, इसलिए ये बाबा के प्रमाण है, हमारी बाबा कह गए, नहीं, इस ढंग से सोचने वाला व्यक्ति केवल अपने आप का हनन करता है, स्वयं को गुमराह करता है। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। केंद्रीय भाव में हमने ये लाइन पढ़ी, यदि कोई बुद्धि का आलसी या विचारों का दरिद्री बनकर हाथ में पतवार लेता है तो वह कभी उन चरित्रों को पार नहीं कर पा सकता। अगर कोई आलसी है, विचारों का दरिद्री है, तो वो अपने हाथ में पतवार लेगा, डूब जाएगा, कभी उन चरित्रों को पार नहीं पाएगा। जो अथाह है और जिसका अंत नहीं, जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं वैसे ही दूसरों का मत भी तो हो सकता है। अगर हम अपने मत को अच्छा समझते हैं तो दूसरों का भी हो सकता है। इसलिए हमें दोनों के मतों पर विचार करना चाहिए। दोनों में से किसकी बात कही जाए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए?
अगर हमें दोनों में से किसी की एक की बात को सुनना है तो दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कसकर देखना चाहिए। परीक्षा की कसौटी पर जब हम किसी वस्तु को कसकर देखते हैं तो निश्चित रूप से उस वस्तु का हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गुप्तकालीन संस्कृति की ये गूंजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पंथ, संशोधन और भार मुक्त मन की सूचना देते हैं। यानी जो गुप्तकालीन संस्कृति थी वे ये गूंजते हुए स्वर थे, जो गूंजते हुए स्वर थे, प्रकृति थी, जो हमारे विकास का सूचक उत्साह, नवीन पथ, संशोधन और भार मुक्त मन की सूचना देते थे। राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण, अर्वाचीन यानी प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन, वैसे हमें प्राचीन और अर्वाचीन हम कहते हैं, प्राचीन अर्वाचीन ये नया शब्द नहीं है। राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें ग्रहण करना आवश्यक है। अगर हम राष्ट्र के पुराने किसी प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक है। कुषाण युग के आरंभ की मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अश्वघोष ने तो यहाँ तक कहा था, जब कुषाण युग था तब महाकवि अश्वघोष ने कहा था कि राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को जिन्हें पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाता उन्हें पुत्र करके दिखाता है। ये कहा था, राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को जिन्हें पिता पूरा नहीं कर पाता, अधूरा छोड़ जाता है, उन्हें हमेशा पुत्र पूरा करता है। उसी प्रकार जो संस्कृति हमें पिता दे जाते हैं उन्हें पुत्र आगे बढ़ाता है। लेकिन जो पिता से उनके पिता से जो पिता को रूढ़िवादिता मिली थी वो पुत्र अलग कर देता है और नए को अपनाता है। राज्ञाम ऋषीणाम चरितानि तानि कृपानि पुत्रेत्र कृतानि पूर्वेह, यानी जो पुत्र पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाता उसे पुत्र करता है। नए और पुराने के संघर्ष में इस प्रकार का सुलझा हुआ साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखना आवश्यक होता है, नहीं तो नए और पुराने के फेर में व्यक्ति फंस जाता है। इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है, अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े खटखटे की तरह बार बार टकराकर हमारी गाड़ियों को तोड़ता रहता है। अगर हम साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं तो हम प्रगति के मार्ग में रहते हैं, और नहीं तो क्या होता है, हमारी पुरानी बुरी यादें हमें ठोक ठोक कर तोड़ देती हैं। भारतवर्ष जैसे देश के लिए यह और भी आवश्यक है कि वह भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फंसकर उसी की संस्कृति को अंग न मानने लगे, पुरानी रूढ़िवादिताओं में न फंस जाए। भूतकाल की रूढ़ियों से ऊपर उठकर उसके नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। हमें भूतकाल की जो पुराने समय की जो बाबा वाक्य प्रमाण की जो रूढ़ियां हैं उसमें से हमें सिर्फ अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। आत्मा को प्रकाश से भर देने वाली उसकी स्फूर्ति और प्रेरणा स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान जाता है, जब कर्म करने की ओर मनुष्य मुड़ता है, तब वो अनेक दोषों से बच जाता है, तब उसे अनेक दोषों से मुक्ति मिल जाती है। जब कर्म से भयभीत व्यक्ति होता है तो फिर वो विचारों की उलझन में फंस जाता है, तब तक वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे सकता। अतएव आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगे रहें और नई वस्तु का निर्माण करें। इस प्रकार भूतकाल खाद बनकर विशेष उपयोगी बनता है। यानी भूतकाल को इस प्रकार से हमें उपयोगी समझना चाहिए और भविष्य का विरोध करके पदे पदे उससे जूझने में और उसकी गति कुंठित करने में भूतकाल का उपयोग किया जाता है। भविष्य का विरोध करके अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके रोनते जाएंगे तो उसकी गति कैसी हो जाएगी, कुंठित हो जाएगी। फिर वो भूतकाल से रूढ़ियां अलग हो जाएंगी, तब नए और पुराने के बीच एक खाई बन जाएगी और समाज के दो प्रकार की विचारधाराएं फैलकर संघर्ष को जन्म दे देंगी। यदि पूर्व भूतकाल पर हम अड़े रहे या भविष्य पर हम अड़े रहे तो दोनों के बीच में एक खाई बन जाएगी जो हमारी विचारधाराओं में संघर्ष पैदा कर देगी। इसलिए हमें पुराने से अच्छी बातें ग्रहण कर लेनी चाहिए और नए से अपने विकास की शुरुआत करनी चाहिए। हमें अपने भूतकालीन साहित्य में से आत्मत्याग और मानव सेवा का आदर्श ग्रहण करना होगा। अपनी कला में से आध्यात्म भावों को प्रतिष्ठा और सौंदर्य विधान के अनेक रूपों और अभिप्रायों को पुनः स्वीकार करना होगा। हमें दोबारा ये सब अच्छे गुण हमारी पुरानी संस्कृति से हमें लेने पड़ेंगे। मानव सेवा का आदर्श,
कला के अध्याय, भावों की प्रतिष्ठा, सौंदर्य विधान अनेक रूप हैं, इन्हें हमें ग्रहण करना पड़ेगा। अपने दार्शनिक विचारों में से उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो समन्वय, मेल मिलाप, समवाय और संप्रीति के जीवन मंत्र की शिक्षा देते हैं, सबसे प्रेम बढ़ाते हैं, जो विश्व के भावी संबंधों का एकमात्र नियामक दृष्टिकोण कहा जाता है। जो विश्व में भावी संबंध है, भविष्य के संबंध है, उसका एक ही आधारभूत स्तंभ है। अपने उच्चाशय वाले धार्मिक सिद्धांतों को मत कर उनका सार ग्रहण कर लेना चाहिए और धर्म का अर्थ संप्रदाय या मत विशेष का आग्रह बनाना चाहिए। मतलब धर्म क्या है? धर्म सिद्धांतों को मथना चाहिए, धार्मिक सिद्धांतों को हमें मथ कर देखना चाहिए। मथने से क्या होता है? जब हम दूध को जमा देते हैं और हम उसे मथते हैं तो उसमें से माखन निकल आता है, यानी उसका सार निकल आता है। उसी प्रकार से हमें धर्म के अर्थ का संप्रदाय या मत विशेष का आग्रह नहीं, बल्कि उसको मत कर अपने लिए अच्छे विचारों का निर्माण कर लेना चाहिए। रूढ़ियाँ और रुचि भेद से भिन्न होती हैं। हमेशा रूढ़ियाँ रुचि भेद से भिन्न होती हैं। रूढ़ियाँ माने बुरी कुरीतियाँ और रुचि भेद माने रुचि, हमारी रुचि होती रही हैं और होती रहेंगी। धर्म का मता हुआ सार है प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना। धर्म का मता हुआ सार क्या है? प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना। जीवन को उठाने वाले जो नियम हैं, जो जीवन को हमारे ऊपर ले जाने, विकास करने वाले जो नियम हैं, वे जब आत्मा में बसने लगते हैं तभी धर्म का सच्चा आरंभ मानना चाहिए। जब वे आत्मा में, यानी किसी ने कुछ अच्छा कहा और हमने सिर्फ सुना लेकिन उसको आत्मसात नहीं किया, तो वो सच्चा धर्म नहीं है। हमने किसी धर्म के बारे में सुना और उसको समझा और उसे आत्मसात किया, वही सच्चा धर्म होता है। धर्म का सच्चा आरंभ मानना चाहिए। साहित्य, कला, दर्शन और धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है उसे हम नए जीवन के लिए ग्रहण करना चाहिए। जो हमें इन सब से, धर्म, दर्शन और कला से जो कुछ भी हमें सामग्री मिल रही है उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करो। यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। यही हमारी सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता कहलाएगी। अच्छा, तो आज हमने पढ़ा संस्कृति का स्वरूप। संस्कृति का स्वरूप जो हमने आज पढ़ा उसमें हमने देखा भाग 2, जिसमें मैंने पाठ को अपने अनुसार आपको समझाते हुए पढ़ाया। अगर मैं इसे और धीरे धीरे पढ़ाती तो आपको वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैंने कोशिश की है इसे आपके लिए सरल बनाने की, लेकिन उसके बाद भी कोई मीनिंग या कुछ शब्दार्थ आपके लिए ऐसे बच गए हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। एक बार अपनी पुस्तक को सामने रखिए और इस पूरी मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है उसे मिला करके पढ़िए। ये बहुत सरल पाठ लगेगा आपको, संस्कृति का स्वरूप। और इसे एक बार आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें अगर कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आया है तो। यहाँ पर हमारा पाठ 2 समाप्त होता है। अब हम पाठ 3 लेकर आएंगे अगले अंक में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।